हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका लोड फ्लो एनालिसिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि लोड फ्लो एनालिसिस क्या होता है और हम ये क्यों करते हैं। तो लोड फ्लो एनालिसिस क्या होता है? लोड फ्लो एनालिसिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेंट, वोल्टेज, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर at various points in a power system operating under normal steady state और static conditions। तो लोड फ्लो एनालिसिस से हम बेसिकली क्या डिटरमाइन करते हैं? करेंट, वोल्टेज, एक्टिव पावर और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर एट वेरियस पॉइंट्स इन अ पावर सिस्टम। जो पावर सिस्टम है उसके डिफरेंट पॉइंट्स में हम क्या करते हैं? लोड फ्लो एनालिसिस के थ्रू करेंट, वोल्टेज, एक्टिव पावर और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर को डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये जो पावर सिस्टम है वो कौन से कंडीशन में ऑपरेट होना चाहिए? अंडर नॉर्मल स्टेडी स्टेट या फिर स्टैटिक कंडीशन। अब लोड फ्लो एनालिसिस करने से हमें क्या एडवांटेज होता है? ये तो पता चल गया आपको कि लोड फ्लो एनालिसिस में हम क्या करते हैं। हम डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट पॉइंट पे, पावर सिस्टम के डिफरेंट पॉइंट पे हम वोल्टेज, करेंट, एक्टिव पावर और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा करने से हमको क्या एडवांटेज होता है? तो ऐसा करने से क्या होता है, अगर आप लोड फ्लो स्टडी कर लेते हैं तो आपका क्या होता है, जो आपका सिस्टम है, जो पावर सिस्टम है उसके बेस्ट ऑपरेशन एंड कंट्रोल के लिए क्या होता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, लोड फ्लो एनालिसिस क्या करता है या फिर लोड फ्लो स्टडीज़ क्या करता है? आर मेड टू प्लान द बेस्ट ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्लियर? अगर आप लोड फ्लो एनालिसिस कर लोगे तो ये किस में हेल्प करेगा? सिस्टम के बेस्ट ऑपरेशन एंड कंट्रोल के लिए। ठीक है, और क्या एडवांटेज हो सकता है इसका? अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंशन हो रहा है सिस्टम में, ठीक है, जैसे कि सिस्टम में कोई न्यू लोड्स आ रहे हैं, कोई न्यू लाइंस कनेक्ट हो रहे हैं, कोई इंटरकनेक्शन आप कर रहे हो, तो इन सब के इंस्टॉल होने के पहले ही आप क्या कर सकते हो कि इन सब चीज़ों का उस सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अगर उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर फ्यूचर में जाके कोई न्यू लोड्स आ रहा है, कोई न्यू जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्ट हो रहा है, न्यू लाइन से कनेक्ट हो रहा है, न्यू लाइन उससे कनेक्ट हो रहा है, कोई इंटरकनेक्शंस हो रहा है, तो इन सब का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसको हम स्टडी कर सकते हैं बिफोर दे आर इंस्टॉल। जब ये सिस्टम्स नहीं इंस्टॉल हुए हैं, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम में कनेक्ट नहीं हुए हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में, तो उन इंस्टॉल होने से पहले उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसका हम लोड फ्लो एनालिसिस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? तो लोड फ्लो एनालिसिस क्या होता है, समझ में आया कि क्या होता है? इससे हम पावर सिस्टम के वेरियस पॉइंट्स हैं, वोल्टेज, करंट, एक्टिव पावर, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और ये किस में हेल्प करता है? सिस्टम के बेस्ट ऑपरेशन एंड कंट्रोल के लिए हेल्प करता है। प्लस क्या हेल्प करता है, अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें भी वो हेल्प करता है। ठीक है, अगर न्यू लोड्स कनेक्ट हो रहे हैं, न्यू लाइंस, न्यू इंटरकनेक्शंस हो रहा है, तो इन सब के होने से पहले ही हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन सब के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे और पढ़ते हैं लोड फ्लो एनालिसिस के बारे में। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लोड फ्लो स्टडीज आर परफॉर्म टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ वोल्टेज at the buses and also the active power and reactive volt ampere flow for the given terminal और बस conditions। ठीक है, बस में या गिवन टर्मिनल में कितना वोल्टेज आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, फेस एंगल ऑफ वोल्टेज एट द बस एंड ऑल्सो एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर फ्लो। ठीक है, तो बस में आपका कितना वोल्टेज है, उसका मैग्नीट्यूड, फेस एंगल ऑफ वोल्टेज, एक्टिव और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं। तो लोड फ्लो एनालिसिस में हर एक बस जो है, ठीक है, हर एक बस या फिर नोड बोलो, किससे एसोसिएट रहेंगे? 4 वेरिएबल से।
द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विथ ईच बस और नोड। तो यहाँ पे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि हम वोल्टेज लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, फेस एंगल फाइंड आउट करेंगे और एक्टिव पावर और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल कितने वेरिएबल हुए? 4। तो ये जो 4 वेरिएबल्स होते हैं वो हर एक बस से क्या होते हैं? एसोसिएटेड रहते हैं। 4 वेरिएबल कौन कौन से हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वी आई, फेस एंगल ऑफ द वोल्टेज डेल आई, एक्टिव पावर पी आई और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर क्यू आई। ठीक है। पावर सिस्टम में 3 टाइप के बसेस या फिर इसी को बोलते हैं नोड्स आर आइडेंटिफाइड इन अ पावर सिस्टम नेटवर्क फॉर लोड फ्लो स्टडीज। तो लोड फ्लो स्टडीज के लिए पावर सिस्टम में बेसिकली 3 टाइप के बस होते हैं। ठीक है। एग्जाम में आपको यही पूछता है कि जो 3 बसेस होते हैं उसको एक्सप्लेन करने बोलता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हम कि क्या क्या बसेस होते हैं। फर्स्ट जो बस होता है वो आपका होता है स्विंग बस या फिर इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस बस और स्लैक बस। क्लियर? तो स्विंग बस, रेफरेंस बस और स्लैक बस में क्या होता है, हमें देखो किसी भी बस में क्या होगा, इन ईच बस 2 वेरिएबल्स आर नोन एंड 2 आर टू बी डिटरमाइंड। ठीक है। तो हर एक बस में क्या होगा, हमने अभी तक 4 वेरिएबल पढ़े हैं। ठीक है। 4 वेरिएबल क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ठीक है, फेस एंगल, एक्टिव पावर और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। तो हर एक बस में क्या होगा, आपको 2 वेरिएबल पता होंगे, नोन होंगे और 2 वेरिएबल आपको डिटरमाइन करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। तो अभी आप जो 3 टाइप के बस पढ़ोगे ना, उसमें आपको दो वेरिएबल के वैल्यू आपको पता होंगे और 2 वेरिएबल के वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या क्या है, यहाँ पे बसेस को क्लासीफाई किया गया है। तो स्विंग बस और रेफरेंस बस या फिर स्लैक बस, क्या होता है स्विंग बस, रेफरेंस बस और स्लैक बस? स्विंग बस, रेफरेंस बस और स्लैक बस में आपको वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता होगा और फेस एंगल डेल आई पता होगा। ठीक है। वोल्टेज मैग्नीट्यूड वी आई और फेस एंगल डेल आई आर स्पेसिफाइड फॉर दिस बस। और 2 जो अननोन है वो आपको फाइंड आउट करना है। 2 अननोन यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक्टिव पावर और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। क्लियर? नेक्स्ट है आपका जनरेटर बस या फिर इसी को बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल बस या फिर पीवी बस। तो यहाँ पे आप देखो पीवी बस का मतलब क्या है, पी को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्टिव पावर से। क्लियर? पी मतलब क्या है आपका, एक्टिव पावर और वी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। तो इस बस में आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज और एक्टिव पावर क्या होंगे, स्पेसिफाई रहेंगे। और बाकी जो 2 अननोन है, 2 अननोन क्या हो गया आपका, फेस एंगल और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर, वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका लोड बस और फिर इसी को बोलते हैं हम पी क्यू बस। तो इसमें आपका पी क्या है, एक्टिव पावर और क्यू क्या है, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। तो लोड बस में क्या होगा आपका, एक्टिव पावर और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर आपको नोन रहेंगे, बाकी 2 आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टेबल से आप समझ सकते हैं ये क्या है, आपका बस का टाइप है, ये स्पेसिफाइड वैल्यू मतलब जो आपको पता रहेगी, नोन रहेगी, और ये है आपका अननोन वेरिएबल्स जो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो रेफरेंस बस और स्लैक बस में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज हमें पता रहता है, फेस एंगल हमें पता रहता है, क्या अननोन रहता है, एक्टिव और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। जनरेटर बस, पीवी बस में क्या नोन रहेगा आपका, एक्टिव पावर और मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, क्या अननोन रहेगा, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर और फेस एंगल। लोड बस और पीक्यू बस में क्या होता है आपका, एक्टिव पावर और रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर नोन रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड फेस एंगल क्या रहता है, अननोन रहता है, जो आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो एग्जाम में ये 3 बस पूछते हैं आपको। नेक्स्ट अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है लोड फ्लो एनालिसिस का, तो आप इजीली अब बता सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो हम एक लाइन पढ़ लेते हैं। पावर सिस्टम के ईच सेक्शन में फ्लो होने वाले करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है। लोड फ्लो एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पावर सिस्टम के हर एक सेक्शन में फ्लो होने वाले करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करना। लोड के डिमांड के अकॉर्डिंग डिफरेंट जनरेटर का फ्लेक्सिबिलिटी उपयोग करना।
ठीक है, यूज़ करना। नेक्स्ट है आपका ईच लाइन पर फ्लो होने वाली एक्टिव और रिएक्टिव पावर की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्लियर। जनरेटिंग स्टेशन से इकोनॉमिकल लोड डिस्पैच करना। स्विंग बस वोल्टेज के रेफरेंस स्विंग बस वोल्टेज के रेफरेंस सहित हर एक बस पर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और फेस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये कुछ उसके ऑब्जेक्टिव है। तो आपको कभी कभी इसके ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है, तो एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने रहेंगे।